हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी स्फेरिकल सेल या फिर किसी होलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा है कि कोई भी होलो स्फीयर अगर उसकी जो इनर सरफेस और जो आउटर सरफेस है उसके बीच की जो थिकनेस है अगर वो बहुत कम होती है तो उस कंडीशन के अंदर हम होलो स्फीयर और जो स्फेरिकल सेल है दोनों को एक ही मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने सीखा कि हमारा स्फेरिक सेल है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हमारा कंडक्टिंग हो सकता है एंड दूसरा हमारा हो सकता है नॉन कंडक्टिंग। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हमारा स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग है तो उस कंडीशन में इसको जो हम कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इसकी आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? जबकि अगर हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की बात करें तो इसको कोई भी आप चार्ज देंगे तो वो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जब तक कि हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो एग्जाम में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की कंडीशन के अंदर आपको दिया जाएगा कि हमारा जो चार्ज है वो इस स्फेरिकल सेल के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कंडक्टिंग और जो नॉन कंडक्टिंग है दोनों स्फेरिकल सेल के लिए हमारा जो डेरिवेशन रहेगा वो बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए किसी होलोस्फीयर के लिए या किसी स्फेरिकल सेल के लिए तो हमेशा याद रखिएगा अगर हमारा जो होलोस्फीयर है उसकी जो थिकनेस है बहुत कम है तो जो स्फेरिकल सेल और होलोस्फीयर एक ही रहेंगे। अगर हमारा होलोस्फीयर है वो कंडक्टिंग है तो हमारा जो चार्ज है वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एंड हमारा अगर नॉन कंडक्टिंग है तो उस कंडीशन में अगर एग्जाम में हमें बोला गया है कि चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के लिए जो डेरिवेशन करेंगे वो बिल्कुल सेम ही करेंगे। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड रहेगा जिसमें हम विदाउट गाउस लॉ की हेल्प ये इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे एंड जो हमारा सेकंड मेथड रहता है उसमें हम गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम गाउस लॉ की हेल्प लिए बिना इस प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक स्फेरिकल सेल है जिस पर चार्ज Q है एंड इसकी रेडियस है कैपिटल R। हमें स्फेरिकल सेल के सेंटर से किसी x दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम कोई एक एरिया एलिमेंट मानेंगे। उस एरिया एलिमेंट के कारण हम इस पे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जब हम इस एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में उस पूरे स्फेरिकल सेल के कारण पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दोस्तों यहाँ हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो इसके लिए हमारा जो एरिया एलिमेंट है उसको हम कुछ इस तरह से मानेंगे कि हमारा जो पॉइंट P है उसके ऊपर आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता पाएं। दूसरा जब हम इस एरिया एलिमेंट का इंटीग्रेट करें तो हम आसानी के साथ उसका इंटीग्रेशन भी कर पाएं। दोस्तों यहाँ हम एरिया एलिमेंट एक रिंग की फॉर्म में मानते हैं क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में अच्छे से सीखा है कि किसी रिंग के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट P है इस रिंग के सेंटर से किसी a दूरी पर मौजूद है और हमारा जो रिंग है उसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्मॉल r है एंड रिंग पर जो आवेश है यानी कि जो चार्ज है वो मान लेते हैं dq है। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है de इक्वल्स टू k dq स्मॉल a अपॉन नीचे क्या आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन में कहीं हमें dq की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू एंड इस a की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है तो इनकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इनको भी हम फाइंड करना सीख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये जो स्फेरिकल सेल है उस पर हमें जो टोटल चार्ज है यानी कि Q है उसकी वैल्यू दे रखी है ना। अगर यहाँ पर हम इस स्फेरिकल सेल के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है यानी कि जो सिग्मा है उसकी वैल्यू अगर हमारी फाइंड कर लें तो हम इस रिंग पर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू बता सकते हैं। और हम जानते हैं हमारा जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर होता है। आप कहेंगे जो टोटल चार्ज एंड जो सरफेस एरिया उसके बराबर होती है ना। और इस जो स्फेरिकल सेल है उसका सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सरफेस एरिया इसका बराबर आ जाएगा 4πr², जहां r क्या है इस स्फेरिकल सेल की रेडियस है ना। तो हमारे पास में एरिया है टोटल चार्ज है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी Q/4πr² के बराबर। अब दोस्तों इस dq की वैल्यू किसके बराबर होगी तो dq की वैल्यू हमारी बराबर आ जाएगी सिग्मा dA के बराबर एंड dA क्या है हमारी इस रिंग का जो सरफेस एरिया है उसके बराबर है। तो इसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस रिंग को काटकर जब फैलाएंगे तो हमारे पास में इसका सरफेस एरिया आ जाएगा।
तो ये रिंग है, इसको काट के जब आपने इस तरह से इसको फैलाया तो हमारे पास में देखिए एक तो ये वाली जो लेंथ आती है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 2πr के बराबर होगी। एंड इसकी विड्थ है वो किसके बराबर है, तो विड्थ हमें इसकी फाइंड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ विड्थ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो स्फेरिकल सेल है उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि रिंग के इधर वाले हिस्से को टच करती है, जो कि हमारे इस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है थीटा। अब एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी इस रिंग के दूसरे हिस्से को टच करती है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में जो बनने वाला एंगल है ये एंगल किसके बराबर है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो बनने वाला एंगल है वो है अपना डी थीटा के बराबर। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आर्क एंड एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए यहाँ पर जो बनने वाला जो एंगल है वो अपना किसके बराबर है, आप कहेंगे एंगल अपना बनना है डी थीटा। एंड यहाँ पर जो आर्क है उसकी जो लेंथ है उसकी लंबाई है वो मान लेते हैं डी एस के बराबर है। तो डी एस एंड डी थीटा में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर हमारी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो हम जानते हैं एंगल इक्वल्स टू बराबर होता है 4/त्रिज्या। तो यहाँ पर डी एस बाई आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से डी एस की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आर डी थीटा के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो डी एस है ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, डी एस हमें डिनोट कर रहा है हमारी इस रिंग की विड्थ के बारे में। तो हमारे पास में इस रिंग की जो टोटल लेंथ है वो है एंड इसकी जो विड्थ यानी कि आर डी थीटा के बारे में जानकारी है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इस रिंग का जो टोटल एरिया है यानी कि जो डी ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी। डी ए क्या होगा अपना आर डी थीटा एंड साथ में आ जाएगा अपना 2πr के बराबर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो अपना आ रहा है स्मॉल आर, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब खींचते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ एक लंब ड्रॉ किया, तो यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ट्राइंगल बनकर आता है ना, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन के आ रहा है जिसमें ये वाली जो लेंथ है वो हमें पता है इसकी रेडियस आर के बराबर होगी, ये वाली जो लेंथ है वो हमें पता है स्मॉल आर के बराबर है। तो आप जरा बताइए स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा, तो हमारा रिलेशन आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो यहाँ से हमारे जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। जब इस वैल्यू को भी आप यहाँ रखेंगे तो हमारा जो डी ए है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, डी ए इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा आर डी थीटा एंड अपना आ जाएगा 2πr साइन थीटा। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा आर स्क्वायर 2π साइन थीटा एंड डी थीटा। ये किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। तो हमारा जो डी क्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हमारा जो डी क्यू है वो बराबर आ जाएगा अपना सिग्मा डी ए के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू अपनी आ गई सिग्मा डी ए एंड सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है, ये अपनों ने यहीं तो फाइंड की Q/4πr²। तो रखिए Q/4πr² एंड साथ में अपना आ जाएगा r² 2π साइन थीटा डी थीटा। जो करता है उसको हम काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2π 4π कट करेगा तो वैल्यू आएगी 2, r² से r² कैंसिल हुआ। तो फाइनली हमारे पास में चार्ज की वैल्यू क्या आई, डी क्यू इक्वल्स टू बराबर आ जाएगा अपना Q/2 एंड साथ में आएगा साइन थीटा एंड डी थीटा। तो ये हमारी इस रिंग पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे चलो सर ठीक है डी क्यू की वैल्यू तो अपने पास में आ गई, परंतु हमारा जो ए है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो उसे भी देख लेते हैं। देखिए हमारा जो रिंग है, रिंग के सेंटर से हमारा जो पॉइंट पी है उसकी दूरी कितनी है, ये हमें दे रखी है ए के बराबर। हमारा जो स्फेरिकल सेल है उसके सेंटर से हमारा जो पॉइंट पी है उसकी दूरी किसके बराबर है, तो आप कहेंगे ये वाली जो दूरी है ये हमें दे रखी है एक्स के बराबर, है ना। अगर किसी तरह से हमें ये वाली जो लेंथ है उसकी वैल्यू पता चल जाए, ये वाली जो लेंथ है ना, अगर ये वाली लेंथ हमें पता चल जाए तो हम x में से ये वाली लेंथ अगर निकाल देंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, तो दोस्तों मान लेते हैं ये वाली जो लेंथ है वो अपनी है b के बराबर। तो b की वैल्यू किसके बराबर आएगी, कोस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, b/r के बराबर होगा एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी r कोस थीटा। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके पास में ये वाली जो लेंथ है ये अपने पास में है b और यहाँ पर a + b, ये टोटल जो लेंथ है वो अपनी किसके बराबर है, अपनी x के बराबर है ना। तो अगर x में से हम ये वाली जो लेंथ निकाल देते हैं यानी कि x - b कर दें तो हमारे पास में इस a की लेंथ है उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कीजिए जरा
ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक्स माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस आर कोस थीटा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास में ए, डी क्यू एंड आर तीनों की वैल्यू आ चुकी है। इन तीनों की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में यहाँ रखेंगे, हमारा ए, डी क्यू एंड आर स्केयर की जगह रखेंगे, तो फाइनली हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। तो फाइनली हमारे पास में इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई है। अब अगर हम बोथ साइड यहाँ इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास में स्फेरिकल सेल के कारण जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट के अंदर। तो नीचे देखिए यहाँ पर अपना आ रहा है आर साइन थीटा की होल स्केयर एंड साथ में आ रहा है एक्स माइनस आर कोस थीटा की स्केयर के बराबर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे जो अपना दे रखा है आर साइन थीटा की होल स्केयर प्लस एक्स माइनस आर कोस थीटा की होल स्केयर, इसको हम मान लेते हैं जेड स्केयर के बराबर। और जेड स्केयर क्यों मानने हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर अपनी 3/2 है, तो स्केयर मानेंगे तो यहाँ पर अपनी जेड की पावर 3 अपनी वैल्यू आएगी, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी ये भी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। पहले हम इसे थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्केयर करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस यहाँ वैल्यू आ जाएगी अपनी एक्स स्केयर प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस 2xr कोस थीटा इक्वल्स टू जेड स्केयर। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो टर्म है उसको जब हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, आर स्केयर ही आएगी। तो अपने पास में आ जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस ऑफ 2xr कोस थीटा इक्वल्स टू जेड स्केयर। अब बोथ साइड करते हैं डिफरेंशिएट। तो हमारे पास में देखिए ये वाली जो टर्म है ये तो है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी अपनी 0 माइनस यहाँ क्या आएगा 2xr कोस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा अपना माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा आएगा तो यहाँ प्लस साइन आएगा साइन थीटा एंड डी थीटा इक्वल्स टू इधर वाली साइड आ जाएगा अपना 2z dz के बराबर आ जाएगा। यहाँ अपना बोथ साइड 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो फाइनली अपने पास में साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, साइन थीटा डी थीटा अपना बराबर आ जाएगा जेड डी जेड अपॉन एक्स आर। तो दोस्तों ये हमारे पास है फाइनली वैल्यू आ गई साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू जेड डी जेड अपॉन एक्स आर। अब दोस्तों जरा समझते हैं हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो यहाँ पर देखिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट के अंदर, तो हमारी जो लिमिट है वो भी हमें थीटा के लिए ही देखनी है। तो जरा देखिए इस डायग्राम को फिर से। हमारी जो रिंग है वो जब यहाँ पर मौजूद थी तो उस कंडीशन में हमारा जो एंगल है वो जो थीटा एंगल है वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे यहाँ हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री के बराबर। परंतु जब रिंग हमारी इस तरह से बनती हुई फाइनल में जब इस किनारे तक आएगी तब उस कंडीशन में हमारा जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे थीटा है वो अपना बराबर होगा थीटा इक्वल्स टू पाई के बराबर, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप कहेंगे हमारी जो लिमिट है वो वेरी करने वाली है 0 से पाई तक एंड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा 0 से ई तक। तो देखिए दोस्तों जब हम यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा की जगह हमारा जो जेड डी जेड अपॉन एक्स आर रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो लिमिट है वो भी जेड की फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जेड की फॉर्म के अंदर हम लिमिट लेकर आते हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे यानी कि 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर हमारी जेड की वैल्यू क्या होने वाली है, तो जरा रखिए थीटा की वैल्यू 0। तो यहाँ पर साइन थीटा 0 0 के बराबर होता है एंड यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है ना। तो यहाँ पर अपनी क्या वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस यहाँ पर आएगा अपना x माइनस आर एंड साथ में आ जाएगा अपना जेड स्केयर के बराबर। तो यहाँ से फाइनली अपना जेड है वो किसके बराबर आ जाएगा x माइनस आर के बराबर आएगा। तो यहाँ हमारे पास में आ गया जब थीटा आप 0 डिग्री रखोगे तो जेड अपना बराबर आ जाएगा x माइनस आर के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से जब थीटा की वैल्यू आप पाई रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जेड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो यहाँ फिर से रखिए यहाँ पर देखिए साइन पाई है उसकी वैल्यू तो अब भी 0 है प्लस यहाँ पर कोस पाई है उसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे -1 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी अपनी x प्लस आर की होल स्केयर इक्वल्स टू जेड स्केयर। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, आप कहेंगे x प्लस आर आ रही है। यहाँ प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू अपनी आ गई x प्लस आर।
तो यहाँ पर हमने लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करी है, ये भी अपने पास में आ गया। और नीचे देखिए अपना आर साइन स्क्वायर थीटा एक्स माइनस आर कोस स्क्वायर थीटा है, ये अपना जेड स्क्वायर के बराबर ये वाली वैल्यू आ गई। साइन थीटा डी थीटा है, इसको हम रिप्लेस कर ही रहे हैं जेड डी जेड अपॉन एक्स आर के बराबर। दोस्तों यहाँ एक टर्म अभी भी ऐसी है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है हमारी एक्स माइनस आर कोस थीटा। तो इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करके यहाँ रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर से हमारी इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2xr कोस थीटा इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। क्या यहाँ से हम अपनी x माइनस आर कोस थीटा वाली टर्म है वो बना सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनाई जा सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टर्म के अंदर एक बार एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं एंड एक बार एक्स स्क्वायर घटा देते हैं। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए भाई, यहाँ हमारे पास में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 2xr कोस थीटा इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अब दोस्तों इन दोनों टर्म को हम एक साथ रख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रख दिया, प्लस यहाँ पर हम 2x है इन दोनों टर्म के अंदर कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो अपने पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस आर कोस थीटा इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है ना अपना x माइनस आर कोस थीटा। तो इसके अलावा बाकी जितनी टर्म है उसको हम बराबर के इधर वाली तरफ ले आएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा x माइनस आर कोस थीटा एंड इधर वाली साइड अपना क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा अपना 2x आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारे पास में जितने टर्म इस इंटीग्रेशन में है उन सब की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। हमारे जो नीचे आप वैल्यू देख रहे हो ये अपनी है जेड स्क्वायर के बराबर, इसका साइन थीटा डी थीटा है, इसकी वैल्यू हमने नीचे फाइंड की है एंड एक्स माइनस आर कोस थीटा है, इसकी वैल्यू भी अपनों ने फाइंड की। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब आप इस इंटीग्रेशन में रखोगे तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी की वैल्यू रखने के बाद और हमारे जो अपडेटेड जो लिमिट है उसको रखने के बाद हमारे पास में इस इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू ये आती है। अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास में आ जाएगा, देखिए ई इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए के क्यू बाई टू एंड साथ में देखिए ये अपना एक्स आर एंड 2x ये है कॉन्स्टेंट नंबर, इसको हम बाहर ले आते हैं। तो बाहर लाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 4x स्क्वायर एंड आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा x माइनस आर एंड यहाँ पर बचेगा अपना x प्लस आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ये जेड है इस जेड क्यू से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इस जेड स्क्वायर को जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे हमारे पास में वैल्यू आने वाली है, देखिए जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है अपना जेड स्क्वायर और साथ में है अपना डी जेड। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप क्या करेंगे, जेड स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करोगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो अब काफ़ी एक सिंपल टर्म अपने पास में आ गई है जिसको हम आसानी से यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जरा कीजिए इसको इंटीग्रेट, तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए के क्यू अपॉन 4x स्क्वायर आर, इसको बाहर ही रख लेते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा जेड प्लस यहाँ पर अपना एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन जेड स्क्वायर का आप इंटीग्रेट करोगे, 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका जेड की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि क्या वैल्यू आएगी -1/z आएगी, है ना। तो यहाँ मैं रख देता हूँ, यहाँ रखिए इसकी वैल्यू -1/z और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है अपनी x माइनस आर से x प्लस आर तक वेरी कर रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास में यहाँ आ जाएगा के क्यू अपॉन 4x स्क्वायर आर एंड यहाँ पर क्या होगा अपना, देखिए x प्लस आर माइनस एक्स माइनस आर, ये तो हो गया अपनी जेड की जगह लिमिट रखेंगे तब, एंड माइनस यहाँ क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस आर माइनस ऑफ यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस आर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपके पास में यहाँ पर क्या टर्म आएगी, देखिए एक्स प्लस आर माइनस एक्स प्लस आर, है ना। तो इस माइनस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा आपके पास 2r ही तो बचेगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व कीजिएगा तो अपने पास में आया के क्यू अपॉन 4x स्क्वायर आर, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा अपने पास 2r माइनस, अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देखिए x प्लस आर एंड x माइनस आर इसको कॉमन लिया तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस आर
माइनस ऑफ एक्स प्लस आर। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, एक्स प्लस आर इंटू एक्स माइनस आर, तो ये वैल्यू बराबर आएगी अपने एक्स स्केयर माइनस आर स्केयर के बराबर आएगी, है ना, आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स स्केयर माइनस आर स्केयर के साथ ये वाली जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। एंड ऊपर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स माइनस आर माइनस ऑफ, यहाँ आएगा अपना एक्स माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ ये वाली टर्म है वो कैंसिल आ जाएगी, तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस टू आर बचेगा। और यहाँ पर पहले से जो माइनस साइन है उसकी वजह से यहाँ क्या आएगा, प्लस टू आर आएगा। क्या आएगा, प्लस टू आर। तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन फोर एक्स स्केयर आर, एंड साथ में अपना आ जाएगा फोर आर। तो यहाँ पर ये फोर आर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्केयर के बराबर आ जाएगी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में आया है। दोस्तों हमारे पास में कोई भी एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, उस पर चार्ज है क्यू, उस स्फेरिकल सेल के सेंटर से किसी एक्स दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है, उसके ऊपर हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ये आपको देखने में सेम हमारा जो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के बराबर ही लग रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा पॉइंट पी है, जब भी स्फेरिकल सेल के आउटसाइड हो तो उस कंडीशन के अंदर हम इस सेल को एक पॉइंट मास मानकर अगर कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारी वैल्यू है वो इक्वल ही रहेगी। सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब हमारा पॉइंट पी है वो स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर हो, यानी कि यहाँ पर मौजूद हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो एक्स है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी, है ना। तो ये वाली वैल्यू जब आप रखोगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, के क्यू अपॉन आर स्केयर के बराबर होगी। इन दोनों ही रिजल्ट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, जब हमारा पॉइंट पी है वो स्फेयर के इनसाइड हो, यानी कि एक्स लेस देन कैपिटल आर हो, तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए हमारी जो रिंग है जब यहाँ पर मौजूद होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो रिंग से हमारा जो पॉइंट पी है उसका एंगल कितना बनेगा, आप कहेंगे एंगल हमारा बनेगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का। और जब हमारी जो रिंग है वो इस तरफ होगी तो इस कंडीशन में हमारा जो एंगल है वो कितना बनेगा, आप कहेंगे थीटा इक्वल्स टू होगा पाई होगा। एंड यहाँ पर हमारा जो पॉइंट पी है इससे दूरी किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर हमारा जो स्फेरिकल सेल है इसके सेंटर से जो टोटल दूरी है वो अपनी है कैपिटल आर के बराबर। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट पी है उसकी सेंटर से जो दूरी है वो है एक्स के बराबर। तो ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर आ जाएगी, आप कहेंगे ये वाली जो दूरी है वो अपनी आ जाएगी आर माइनस एक्स के बराबर। एंड जब हमारी जो रिंग है वो इस तरफ होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी से ये दूरी है ये किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे ये जो दूरी है वो बराबर होगी अपना आर प्लस एक्स के बराबर होगी, है ना। तो हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, हमारी जो लिमिट वेरी करेगी आर माइनस एक्स से आर प्लस एक्स तक वेरी करेगी। दोस्तों जब इन लिमिट्स को हम ऊपर वाले इस इंटीग्रेशन में रखते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए लिमिट वेरी करेगी हमारी आर माइनस एक्स से आर प्लस एक्स तक, और बाकी का जितना डेरिवेशन है वो सेम ही रहेगा। दोस्तों इस पार्ट में जब हम लिमिट रख के इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, के क्यू अपॉन फोर एक्स स्केयर आर, एंड यहाँ क्या आ जाएगा अपना, देखिए आर प्लस एक्स माइनस आर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ, अब ये अपना एक्स स्केयर माइनस आर स्केयर ये आ जाएगा। एंड वन बाई जेड है, इसकी जगह जब आप लिमिट रखोगे तो अपने पास में क्या आएगा, वन अपॉन आर प्लस एक्स माइनस ऑफ वन अपॉन आर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो करता है उसको हम काटते हैं, तो आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जब माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, टू एक्स के बराबर आ जाएगी माइनस ऑफ, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्केयर माइनस आर स्केयर बाहर ही रहेगा। एंड यहाँ पर आर प्लस एक्स आर माइनस एक्स इनको लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो अपने पास में यहाँ नीचे तो आ गया आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। एंड यहाँ अपना क्या आ गया, आर माइनस एक्स माइनस यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, आर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो करता है उसको काटते हैं, माइनस आर से माइनस आर कैंसिल हुआ, फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है अपने पास, माइनस टू एक्स बच रहा है, ठीक है। एंड आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस वन बचेगा। तो फाइनली वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन फोर एक्स स्केयर आर, ये यहाँ पर अपने आएगा टू एक्स माइनस, अब देखिए माइनस वन है, ठीक है, एंड यहाँ पर है अपना माइनस टू एक्स, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ माइनस टू एक्स बचेगा, जिसको आगे सोल्व करोगे तो ओवरऑल वैल्यू अपनी टू एक्स माइनस टू एक्स करेंगे तो जीरो आएगी। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा कोई भी स्फेरिकल सेल है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है,
जीरो के बराबर है। इसको मैं आपको दूसरे मेथड से भी समझा देता हूँ। हमारे पास में कोई एक स्फेरिकल सेल है जिसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या होगा। देखिए हमारे जो ये वाले जो चार्ज है वो इस पॉइंट पी के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, है ना। और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। एंड सेम इधर वाले जो चार्ज है वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे एंड उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होंगी, इस तरफ होगी। दोस्तों यहाँ दोनों साइड से जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसके कारण हमारा जो पॉइंट पी है इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो आने वाली है। इसको जब आप गाउस के लॉ से भी जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम कोई भी एक गाउसियन पृष्ठ मानेंगे तो हमारा जो क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू आती है जीरो के बराबर। इसी कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो आएगी, है ना। चाहे आप इसको गाउस के लॉ से समझिए, चाहे हमारा ये जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है इसकी हेल्प से आप इसको देखिए, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो दोस्तों ओवरऑल हमारे पास में तीन रिजल्ट है वो निकल कर आते हैं कि अगर हमारे पास में कोई एक स्फेरिकल सेल दे रखा है और हमसे कहा जाए कि कोई भी पॉइंट पी है जो इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है तो उस पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे के क्यू अपॉन एक्स के बराबर होगा। जहाँ एक्स है हमारे स्फेरिकल सेल के सेंटर से उस पी पॉइंट की जो दूरी है, ठीक है। अगर हमारा जो पॉइंट पी है वहाँ सरफेस के ऊपर हो, है ना, तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, एक्स इक्वस टू आर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर लगेगा। अगर कोई पॉइंट पी है वो सरफेस के इनसाइड हो तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो लगेगा, ठीक है। इन तीनों कंडीशनों को हमें याद रखना है। अब जरा हम बात कर लेते हैं इनके ग्राफ्स के लिए। दोस्तों यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस एक्स के अंदर ग्राफ है वो बना रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ तीन कंडीशनें हैं वो निकल कर आएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हमारी जो एक्स है वो लेस देन हो कैपिटल आर के। सेकेंड कंडीशन हमारी होगी एक्स इक्वस टू आर एंड जो थर्ड कंडीशन है वो हमारी होगी एक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फर्स्ट कंडीशन में यानी कि हमारा जो पॉइंट पी है वो स्फेरिकल सेल के इनसाइड हो तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आती है जीरो, है ना। जब हमारा जो पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर हो यानी कि एक्स इक्वस टू आर हो तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर किसके होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ई समानुपाती वन अपॉन आर स्क्वायर के होगा, है ना। थर्ड कंडीशन क्या है, जब हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन आर के बराबर हो तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, यानी कि ई समानुपाती वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, है ना। तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वहां तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू रहेगी जीरो। जब हमारा एक्स इक्वल टू आर हो जाता है तब हमारा ई समानुपाती वन अपॉन आर स्क्वायर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड जब हमारा x ग्रेटर देन r होता है तो उस कंडीशन में हमारा इस समानुपाती वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिए दोस्तों। आई होप किसी स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।